धन्यवाद आपके सुंदर शब्दों के लिए मैडम। आप बिजी हो गई हैं। सर्वप्रथम तो मैं अवोक इंडिया को साधुवाद देना चाहूँगा, जो वित्तीय साक्षरता पे जो संगोष्ठी आयोजित की है। बड़ा समयोचित विषय है और बड़ा रिलेवेंट विषय है, तो साधुवाद। कार्यक्रम की जो अभी तक की जो एक रूपरेखा रही है काफ़ी प्रभावी रही है, और शासन को आपने सुन लिया, शासन का प्रस्थान भी हो गया। अब फिर से प्रशासन को सुनना आवश्यक है, तो अभी वापस प्रशासन पे आते हैं। मंच पे सबसे पहले उपस्थित स्वामी जी, सेबी से आए हमारे श्री शशि कुमार जी, कमला जी, पंकज कुमार जी, विपुल जी, और ऑफ कोर्स प्रवीण कुमार द्विवेदी, जो आज के सारे कार्यक्रम के पीछे सूत्रधार हैं, उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया। पिछले 2-3 वर्षों से इनका आमंत्रण आ रहा है, दुर्भाग्यवश मैं आ नहीं सका, लेकिन जब इस साल पुनः आमंत्रण आया तो मैंने निश्चय किया कि जो भी हो इस बार लखनऊ आना है। और मुझे लग रहा है कि निश्चित ही है कि अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि यहाँ आके लगा कि यहाँ आना जो है वो बड़ा आवश्यक था, और मेरे लिए भी ये एक तरह से प्रेरणा का स्रोत है। मुझे भी यहाँ से कई अच्छी चीज़ें मैं ग्रहण कर पाऊँगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी जो आज की संगोष्ठी की जो थीम है विकसित भारत 2047, और उसमें जो वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन, उसका क्या महत्व है, तो अगर हम थोड़ा सा इस विषय में विचार करें और चर्चा करें। देखिए, 2 स्थिति होती है, हम सब जानते हैं। अभी मंत्री महोदय ने भी कहा, भारत बहुत अच्छा आज एक काम चल रहा है, विश्व में भारत की एक विशिष्ट स्थान बना हुआ है। जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो पिछले कई वर्षों से मेरे ख्याल से दुनिया के सभी देशों से, जो बड़े देश हैं, जो हमारे समकक्ष देश हैं, उसमें सबसे ज़्यादा है। ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं और निश्चित रूप से इस सब का हमें गर्व होना चाहिए, उसमें कोई संकोच की बात नहीं है। लेकिन यहाँ सब आप गुणीजन मौजूद हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, तो हमें हर चीज़ के दोनों पक्ष को देखना चाहिए। देखिए, एक मैथमेटिक्स में एक कंसेप्ट होती है एवरेज की। तो जब आप एक जीडीपी परसेंटेज की बात करते हैं कंट्री में, यू आर टॉकिंग अबाउट एन एवरेज। तो मुझे बचपन से जब हम स्टूडेंट थे तो जैसे एक बोध कथाएं होती हैं, एक कहानी हमको सुनाई दी जाती थी, और यहाँ भी शायद कुछ मैथमेटिक्स के स्टूडेंट बैठे होंगे, कि मैथमेटिक्स का एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था, वेरी प्रोफाउंड। तो उसे एक नदी पार करनी थी, नदी में उफान था। अब ये मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, उसने डिप करके और लगाया कि भाई नदी का यहाँ 2 फुट है, यहाँ 5 फुट है, यहाँ 8 फुट है, यहाँ 10 फुट है। ओके, तो उसके हिसाब से नदी की जो एवरेज गहराई थी वो 5 फीट थी, और उसकी खुद की जो ऊंचाई थी वो 6 फीट थी। तो गणित के हिसाब से उसने सोचा कि 5 फीट नदी की एवरेज गहराई है, 6 फीट मेरी गहराई है, मेरी गहराई में ऊंचाई है, उसमें तो कोई एवरेज का सवाल ही नहीं है, तो 1 है, कांस्टेंट है, तो नदी पार करना बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ही ट्राइड टू क्रॉस द रिवर, और क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं, आदमी डूब गया। तो जीडीपी जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, हमारा जीडीपी परसेंटेज ओवरऑल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर जीडीपी परसेंट 5% पॉपुलेशन के पास अगर 95% जीडीपी है और 95% बचे हुए लोगों के पास 5% जीडीपी है, तो कहीं ना कहीं डूबने का डर बना हुआ है। तो जब विकसित भारत की हम बात करते हैं, 2047 की बात करते हैं, तो ये आवश्यक है कि देश में समृद्धि हो, लेकिन समृद्धि बटी हुई हो। देश की जो पूरी जनता है उसको उस समृद्धि का
लाभ मिले, ये बहुत आवश्यक है। तो जिसे हम वित्तीय समावेशन कहते हैं, और वित्तीय समावेशन के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है वित्तीय साक्षरता। अगर आप में साक्षरता नहीं है तो आप अवसर का कोई लाभ नहीं उठा सकते, लाभ नहीं उठा सकते तो समावेशन नहीं होगा, समावेशन नहीं होगा तो समृद्धि नहीं होगी। तो ये जो पहली बात है मैं जो यहाँ कहना चाहता था, एक्चुअली एक बहुत ही प्रोफाउंड सेंटेंस है, और आज से 70 वर्ष पूर्व ये बात कही गई थी। 1944, 80 वर्ष हो गए। 1944 में एक संस्था है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और उनकी एक फिलाडेल्फिया में कन्वेंशन हुई थी। उस कन्वेंशन में जो एक पास हुआ था रिजोल्यूशन, एंड इट वाज अ सिंगल सेंटेंस बट अ वेरी प्रोफाउंड सेंटेंस, और वो सेंटेंस ये था कि पॉवर्टी एनीवेयर इज़ ए थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। निर्धनता कहीं भी हो, थोड़ी सी भी हो, वो संपन्नता कहीं भी हो, उसके लिए घातक है। पॉवर्टी एनीवेयर इज़ ए थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, एंड दैट इज़ व्हाट एज अ कंट्री वी शुड अंडरस्टैंड, कि समृद्धि हो, प्रॉस्पेरिटी हो, लेकिन उसका लाभ सभी को मिले। और उसके लिए इस तरह की जो हम आज कॉन्क्लेव करते हैं, इस तरह की संगोष्ठी करते हैं, इस तरह की जो चर्चा करते हैं, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी बड़ा अच्छा आप लोगों ने जो एक इसको बड़ा सिस्टमेटिक बनाया है कि आपने 4-5 ग्रुप किए, क्योंकि यही वो जो ग्रुप हैं जिनके लिए वित्तीय साक्षरता, समावेशन और समृद्धि रिलेवेंट है। तो यूथ, वुमेन, फार्मर्स, एमएसएमई, स्टार्टअप, बिल्कुल बहुत फोकस्ड ये है। एंड वंस अगेन आई कॉम्प्लीमेंट यू फॉर डिज़ाइनिंग द कॉन्क्लेव इन सच ए प्रोफाउंड फैशन। अभी थोड़ी सी बात कि हमारे एक विरोधाभास है देश में, वी हैव ए पैराडॉक्सल सिचुएशन इन द सेंस, अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में हमारे यहाँ जो फिनेंशियल सर्विसेज हैं, वित्तीय सेवाएं हैं, उसका जो सप्लाई साइड है वो बहुत रोबस्ट हो गया है। आप चाहे बैंकिंग हो, सिक्योरिटीज़ मार्केट हो, आज फिनटेक्स हैं, डिजिटल बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, तो सप्लाई साइड इज़ ग्रेट। वी हैव डन वंडरफुल जॉब इन सप्लाई साइड। लेकिन डिमांड साइड में जिन लोगों को इस सप्लाई को, जिन लोगों को इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करना है, उसमें बहुत सारे बैरियर्स हैं। बैरियर देखें तो कुछ तो एक जैसे पर्सनल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे, कि हमारे पास आज भी देश में एक बहुत बड़ा तबका है जिनकी या तो निम्न आय है या आय अनसर्टेन है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड काइंड ऑफ पीपुल हैं, कि कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं कि महीने के आखिर में एक मिर्जी हुई तनख्वाह मिलनी है, खुद का काम करते हैं, तो लो एंड अनसर्टेन इनकम है। इनके लिए आज भी कहीं जाना है और यानी बैंक में खाता खोलना है, अगर वहाँ आवश्यकता है कि एक मिनिमम बैलेंस रखना है या एक पर्टिकुलर फ़ी बहुत हाई है, ये उनके लिए बैरियर हो जाता है। इसी तरह से फिनेंशियल लिटरेसी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर वो नहीं है तो उन्हें पता नहीं है कि क्या क्या ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, चाहे वो बैंकिंग सुविधाएं हों या सिक्योरिटीज़ मार्केट की सुविधा हों या इवन गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम हो, उनको पता नहीं है। अगर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है तो उन्हें ये पता नहीं है कि वो उनके लिए सूटेबल है कि नहीं। जैसे कई बार होता है, आजकल आप पढ़ते होंगे मिस सेलिंग में, किसी को इंश्योरेंस एजेंट आया, उसको बोल दिया नहीं ये वन टाइम आपका इंस्टॉलमेंट है और आपको इंश्योरेंस कवर लाइफ के लिए मिल गया। आदमी ले लेता है, अगले साल उसको पता चलता है कि 10 या 20 साल का प्रोडक्ट था और हर साल उसको वो इंस्टॉलमेंट देना है जो उसकी कैपेसिटी में नहीं है। तो सूटेबिलिटी भी उनको पता नहीं चलती, इसलिए फिर जो है विश्वास की कमी आती है। उनको एक हिचक लगती है कि इस तरह की कोई सेवाएं मैं प्रयोग करूं या न करूं। फिर सोशल और टेक्नोलॉजिकल बैरियर हैं हमारे देश में। देखिए आज क्या हो रहा है, एक तो कई प्रदेशों से लोग दूसरे प्रदेशों में जाके काम कर रहे हैं, लेबर माइग्रेशन है, और ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण अंचल से शहरी अंचल में बहुत लोग आके कर रहे हैं। अब ये जो सब लोग होते हैं, जब वो नई जगह में जाते हैं तो उनका वहाँ कोई रूट नहीं है, उनका वहाँ कोई सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है। उनके लिए ये भी बहुत बड़ी समस्या होती है कि अगर मुझे कोई सेवा लेनी है, KYC इज़ ए मेजर इशू। आजकल हमारा KYC के लिए बहुत ज़्यादा सब कुछ पर्टिकुलर होते हैं, तो अगर किसी का इंट्रोडक्शन देना है
हमें बहुत छोटी बात लगती है क्योंकि हम लोग बहुत कंफर्ट जोन में बैठे हैं, लेकिन उनके लिए अगर उनको अपना पते के लिए कोई प्रमाण देना है या किसी से इंट्रोडक्शन कराना है तो ये भी उनके लिए बैरियर हो जाता है। तो इस तरह के भी हमारे बैरियर हैं। और इसके बाद टेक्नोलॉजी को यूज करने में आपने कहा था मैंने एटीएम लगा दी, नेट बैंकिंग दे दी, इंटरनेट बैंकिंग दे दी, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जनता का जिसको आज एटीएम को छूने में भी डर लगता है कि कहीं इसमें करंट तो नहीं आता है। तो ये एक बैरियर है। और मेरे ख्याल से जो एक फाइनल बैरियर है वो लिंग्विस्टिक बैरियर है, भाषा का। इंडिया बहुत बड़ा देश है, डाइवर्स कंट्री है, या कितनी तरह की भाषा हैं, कितने तरह के डायलेक्ट हैं, बोलियां हैं। और अगर हम सिर्फ एक या दो भाषा में काम करते हैं तो जिन लोगों को आपकी ये सेवाएं लेना है उनके लिए वो भी बैरियर है। तो हमारे इस तरह के बैरियर से मैंने इतने विस्तार में ये क्यों बात की, सप्लाई की और डिमांड की। मेरा ऐसा सोचना है कि जब हम इस तरह के कॉन्क्लेव करते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा जो ये डिमांड साइड है और इसमें जो अवरोध हैं, जो बैरियर हैं, और इतना अच्छा हमारे पास सप्लाई साइड उपलब्ध है, इन बैरियर्स को हम कैसे तोड़ें। क्वेश्चंस, इज इट ए क्वेश्चन? Yeah, there is one question. हाँ, विल कम टू दैट आई थिंक। तो अगर इस तरह की कुछ चीज़ों पे हम विचार करें और कुछ समाधान निकलें तो मेरे ख्याल से ये संगोष्ठी या इस तरह की कॉन्क्लेव का सफलता का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि समय का अभाव है, लेकिन अगर मंत्री महोदय बैठे रहते तो शायद मुझ पे और ज़्यादा प्रेशर होता समय के अभाव का, क्योंकि वो प्रस्थान कर चुके हैं और हम इतनी दूर से यहाँ चल के आए हैं। इतने वर्ष का बैंकों में या रिज़र्व बैंक में अगर काम करके कुछ देखा है तो मुझे लगता है कि यहाँ आने के बाद अगर मैं उन चीज़ों को शेयर न करूँ तो ये फिर एक मात्र औपचारिकता रह जाएगी। इसलिए आप लोगों की अगर इसमें अनुमति हो तो 2-4-5 मिनट में और लेना चाहूँगा, चूँकि आ ही गया हूँ तो बात करना चाहूँगा। आप लोगों का मैं जो आपने ब्रोशर भेजा वो देख रहा था, बहुत अच्छा काम किया है। 80,000 से ज़्यादा आपने इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस, फाइनेंशियल लिटरेसी संगोष्ठी की है। 25 लाख लोगों से ज़्यादा को आपने ट्रेन किया है। और इसी तरह के सारे प्रयास से भी हज़ारों इस तरह की संगोष्ठी करती है, बीएससी करती है, एनएससी करती है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर चला रखे हैं, वो भी इस तरह के प्रयास करते हैं। तो काफ़ी कुछ काम हो रहा है। लेकिन देश जो हमारा है, देश का जो साइज़ है, जो हमारी पॉपुलेशन है, उसको देखते हुए ये फिर भी कम पड़ता है। तो जब इस परिप्रेक्ष्य में 3 दिन पहले मैं एक समाचार पढ़ रहा था और मुझे वो पढ़ के बड़ा अच्छा लगा कि अमेज़न ने अभी एक इनिशिएटिव लिया है कि उनके जितने डिलीवरी बॉयज़ हैं उनको वो फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी एक अमेज़न आज ये कर रहा है, कल अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्विगी, ज़ोमैटो, उबेर, ओला, ट्रक ड्राइवर्स, अगर सारे जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो सारा इस तरह का इकोसिस्टम है, अगर ये लोग भी ऐसा सोचने लगें तो फिर ये एक देश में एक मिशन बन सकता है। और ज़रूरत है, अगर हमें फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है तो शासन प्रशासन के बाहर जो देश की हर एक संस्थाएँ हैं उन सबको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। देन इट कैन बिकम लाइक ए नेशनल मिशन। और देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है, आज चाहे वो कोई भी संस्था हो, अगर आपको एक जॉब मिल गया, इनकम मिलने लगी, अच्छी बात है, एक मतलब वो आ जाता है, सपोर्ट सिस्टम आ जाता है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण ये है कि उस इनकम के अलावा अगर आदमी ये जाने कि उसकी जो कमाई हो रही है, उसकी जो आय हो रही है, उसको किस तरह से बुद्धिमत्ता से कैसे उसका उपयोग करना, कुछ खर्चा करना, कुछ बचाना, बचाने के बाद निवेश करना, निवेश करने के बाद उससे भी आय आने लगेगी। कुछ समय बाद ऐसा हो सकता है कि आपने जो बचाया और निवेश किया उससे जो आपको आय हो रही है वो आपकी तनख्वाह की आय से भी ज़्यादा हो सकती है, और ये फिर आपकी ज़िंदगी भर के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमें लोगों को बताने की आवश्यकता है। आई थिंक इफ़ आई वुड से 1-2 सिंपल थिंग्स, नंबर 1, I think there is a need a kind of financial literacy map for the country, a single map
आज मोबाइल यूबिक्विटस है, हर एक के हाथ में मोबाइल है। अगर हर एक के हाथ में मोबाइल है और उसमें एक इस तरह की ऐप है, मैं जानता हूँ हम सबके पास मोबाइल हैं, सुबह से हमारे पास बड़े बड़े अच्छे अच्छे संदेश ज्ञान आना शुरू हो जाता है। मेरे ख्याल से सुबह से लेके जब तक आप ब्रेकफास्ट करना बैठे हैं 25-50 ज्ञान तो आ जाते हैं कि ये करना है, वो करना है, फलाना करना है। तो अगर एक ऐसी ऐप हो और एक कोई हफ्ते में एक बार भी अगर लिटरेसी और इंक्लूजन के लिए कोई अच्छा ज्ञान आए जो आदमी को काम आ सके और ज़िंदगी भर के लिए बदल सके, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। आपको सिर्फ सब लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी में मेरा ऐसा सोचना है, द फर्स्ट मैसेज यू शुड गिव टू द पीपुल, दैट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हाउ पावरफुल इज़ द कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि जिसको शायद हम बोलते हैं। और इसमें फिर एक कहानी सुनाना चाहूँगा, तो शायद किस्से सुनाने से लोगों को याद रह जाता है। जैसे नदी पार करना याद रह जाएगा, अभी जो मैं किस्सा बोल रहा हूँ वो याद रह जाएगा। मैं बहुत टेक्निकल या ज्ञान की बात करूँ तो किसी को याद नहीं रहेगा। तो ये ऐसा था कि किसी एक, ये पुराने ज़माने की बात है, राजा महाराजा होते थे। तो एक बड़े राजा थे और किसी एक आदमी ने अच्छा काम किया, वो बहुत खुश हो गए। बोले भाई तूने बहुत अच्छा काम किया है, बोल तुझे क्या चाहिए। उसने कहा मुझे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, चेस बोर्ड है जिसमें 64 खाने होते हैं, आप तो सिर्फ एक काम करो कि पहले खाने पे गेहूं का 1 दाना रखो, दूसरे पे 2 रखो, तीसरे पे 4 कर दो, चौथे पे 8 कर दो, बस इतनी सी मुझे चाहिए, इससे ज़्यादा मेरी अपेक्षा नहीं है। तो राजा भी हंसने लगा कि क्या मैंने इसको बोला तुझे जो चाहिए मांग ले, और इतनी छोटी चीज़ मांग रहा है। लेकिन जब उसने दाने रखना शुरू किए, और मैं जहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं इनको बोलता हूँ एक्सपेरिमेंट करें, स्टार्ट डूइंग दैट। पहले मैं 1, फिर 2, 4, 8, 16, बाय द टाइम 64वें तक पहुँचा तो उसके भंडार में जितना भी अनाज था वो भी उसके लिए सफिशिएंट नहीं था। दैट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसलिए बोल रहा हूँ। और स्टूडेंट्स अगर इसको और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करना है तो डबल करने की जगह स्क्वायर रूट करना शुरू कर दो। तो पहले मैं 1, फिर 2, फिर 4, 16, और फिर अब लगाओ कहाँ पहुँचते हो। आई थिंक वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का पूरा स्टॉक भी सफिशिएंट नहीं होगा। सो ये जो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज़ समथिंग विच यू शुड गिव द मैसेज। I think time has come for me to conclude, but before that, सिर्फ कनाडा एज ए कंट्री 2015 में उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और उन्होंने इसको बोला था कि नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी। एंड यू पीपल, सिंस यू पीपल आर इन दिस फील्ड, यू कैन गो एंड लुक इनटू इट, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। तो इसका था कि नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी, काउंट मी इन, दैट वाज द कैप्शन। और उसमें उन्होंने 3 गोल रखे थे और 3 प्रायोरिटीज़ रखी थी। 3 गोल ये थे, फर्स्ट गोल वाज मैनेज मनी एंड डेट वाइजली, द सेकेंड गोल वाज प्लान एंड सेव फॉर फ्यूचर, एंड द थर्ड गोल वाज प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉड एंड फाइनेंशियल अब्यूज़। These were the 3 goals at national level and 3 priorities. 3 priorities were collaboration and sharing between government, educators, financial service providers, employees, NGOs, as well as all the individual and families. So collaboration and sharing. Second, tailoring program and apply plain language principle. एंड दिस इज़ व्हाट मैं थोड़ी देर पहले भी जो बोल रहा था, डाइवर्स कंट्री एंड लिंग्विस्टिक बैरियर। सो टेलरिंग प्रोग्राम एंड अप्लाइंग प्लेन लैंग्वेज प्रिंसिपल, एंड फाइनली रीचिंग एंड एंगेजिंग एवरी सिटीजन। ये 3 गोल थे और 3 प्रायोरिटी थी। कहने का मतलब ये है, मंत्री जी भी आपको निमंत्रण दे गए हैं कि इस कार्यक्रम के बाद आप जो भी कार्यक्रम बनाएं वो हमें भेजें और हम इसको शासन के लेवल पे इसको वो कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे। तो इस तरह का कोई एक नेशनल मिशन जैसे कनाडा ने बनाया, एंड दे हैव डन ए ब्यूटीफुल वर्क इन दिस। ऐसा कुछ यहाँ आप प्रयास करें, ऐसा ऑर्गेनाइजर्स को मेरा निवेदन है। और जो हमारी संचालिका हैं, बड़ी अच्छी कविताएं सुनाते आ रही हैं। जब से किया तो मैंने सोचा मैं भी अपनी बात एक 4 पंक्तियों के साथ ख़त्म करूं। एक दुष्यंत हमारे बहुत ओजस्वी कवि हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। उनकी जो 4 पंक्तियाँ हैं वो कहना चाहूँगा और वो आप लोगों के लिए संदेश भी है। वो पंक्तियाँ यह थी
कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। हमारा मकसद नहीं है कि एक दिन कॉन्क्लेव कर लें, साल में थोड़ी फ़ोटो खिंच जाए, थोड़े पेपर में न्यूज़ आ जाए और फिर अगले साल तक के लिए खाता बंद। नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, आग चाहे हो कहीं पर आग जलनी चाहिए। धन्यवाद।